हेलो बच्चों, आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस बाय एस में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग क्लास 11 जैक बोर्ड इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के लिए टर्म 2 एग्जाम 2022 के लिए जैक बोर्ड द्वारा जारी मॉडल सेट 1 का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे, बिल्कुल सरल एवं आसान शब्दों में। तो चलिए क्लास 11 इकोनॉमिक्स में टर्म 2 एग्जाम के लिए मॉडल सेट 1 का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन देखते हैं, बिल्कुल सरल एवं आसान शब्दों में। आप लोग सभी वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेक्शन ए से, सेक्शन ए में 2 अंक या प्रश्न रहेगा, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से, एक कारखाने में औसत मजदूरी दर का पता लगाने के लिए कौन सा औसत अधिक उपयुक्त होगा? उत्तर समांतर माध्य। याद रखिएगा, एक कारखाने में औसत मजदूरी दर का पता लगाने के लिए समांतर माध्य अधिक उपयुक्त होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 2 को समझिए। माध्य विचलन का एक दोष लिखिए। माध्य विचलन का एक दोष लिखना है। उत्तर, माध्य विचलन में सभी पदों को धनात्मक मान लेते हैं। इसे निकालते समय बीजगणितीय चिन्ह प्लस या माइनस को छोड़ देते हैं, यानी इसको कैलकुलेट करते समय बीजगणितीय चिन्ह प्लस या माइनस को नहीं लेते हैं। यही माध्य विचलन का एक दोष है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सवाल नंबर 3 को समझिए। लेस पेयर कीमत सूचकांक का सूत्र लिखिए। लेस पेयर कीमत निर्देशांक यानी सूचकांक का सूत्र लिखना है। उत्तर, P01 इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 बाय सिग्मा P0 Q0 इंटू 100, जहाँ P1 चालू वर्ष का मूल्य है, P0 आधार वर्ष का मूल्य है और Q0 आधार वर्ष की मात्रा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, चिरकालिक निर्धन किसे कहा जाता है? चिरकालिक निर्धन किसे कहते हैं? उत्तर, चिरकालिक निर्धन वे व्यक्ति होते हैं जो सदैव निर्धन होते हैं, यानी चिरकालिक निर्धन वह आदमी होता है, वह व्यक्ति होता है जो हमेशा के लिए गरीब रहता है, हमेशा के लिए निर्धन होता है। आगे है अल्पकालिक निर्धन, वे व्यक्ति होते हैं जो कभी निर्धनता रेखा के नीचे तो कभी ऊपर रहते हैं। आगे है अंतिम में गैर निर्धन, वे व्यक्ति होते हैं जो कभी निर्धन नहीं होते हैं, जो कभी गरीब नहीं होते हैं। यानी यहाँ पर हम लोग 3 बात समझें। चिरकालिक निर्धन यानी वह व्यक्ति जो हमेशा गरीब रहता है। अल्पकालिक निर्धन यानी वह व्यक्ति जो कभी निर्धनता रेखा के ऊपर तो कभी नीचे रहता है। आगे अंतिम में गैर निर्धन, जो कभी निर्धन नहीं होते हैं, जो व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं होते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, मानव पूंजी क्या है? मानव पूंजी किसे कहते हैं? उत्तर, मानव पूंजी ऐसे व्यक्तियों का स्टॉक है, ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो अपनी शिक्षा, कौशल, क्षमता आदि के साथ देश की उत्पादन प्रक्रिया में योगदान करते हैं, योगदान देते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सवाल नंबर 6 को समझिए। ग्रामीण साख के किन्हीं 2 स्रोतों के नाम लिखिए। ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने वाले किन्हीं 2 पार्ट का नाम लिखना है। उत्तर, व्यापारिक बैंक जैसे इलाहाबाद बैंक, SBI, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब, एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जैसे नाबार्ड। ठीक है, ग्रामीण साख के किन्हीं 2 स्रोत हैं, व्यापारिक बैंक और नाबार्ड यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। आगे है 7 नंबर क्वेश्चन, ग्रेट लीप फॉरवर्ड का क्या उद्देश्य था? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ग्रेट
लीप फॉरवर्ड का क्या टारगेट था, क्या उद्देश्य था? उत्तर, ग्रेट लीप फॉरवर्ड का उद्देश्य तेजी से औद्योगिकरण और सामूहिक कृषि के माध्यम से देश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को उत्पादन की समाजवादी स्थिति में तेजी से बदलना था, तेजी से तब्दील करना था। आगे देखिए सेक्शन बी। सेक्शन बी में 3 अंकीय प्रश्न यानी 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी 3 गुना 5 बराबर 15। देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 8, सवाल नंबर 8 को समझिए। समांतर माध्य के गुण और दोषों को लिखिए। समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन का गुण और दोष बताना है। उत्तर, समांतर माध्य के गुण, पहला, इसे ज्ञात करना सरल होता है। दूसरा, इसकी गणना में यानी कैलकुलेशन में श्रेणी के सभी पदों को शामिल किया जाता है, यानी समांतर माध्य श्रेणी के सभी पदों का सही प्रतिनिधित्व करता है। आगे तीसरा, इसे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप भी कहा जाता है। चौथा, इसकी गणना में यानी कैलकुलेशन में श्रेणी को किसी निश्चित क्रम में व्यवस्थित करना जरूरी नहीं होता है, व्यवस्थित करना आवश्यक नहीं होता है। आगे देखिए समांतर माध्य के दोष, अर्थमेटिक मीन का दोष समझना है, कमी समझना है। पहला, समांतर माध्य द्वारा कभी कभी दशमलव या भिन्न में परिणाम निकलते हैं जो संभव नहीं होता है। आगे, समांतर माध्य की गणना में यानी कैलकुलेशन में श्रेणी के सभी पदों को शामिल करना आवश्यक होता है, यानी किसी एक भी पद के अज्ञात होने पर यानी नहीं होने पर समांतर माध्य की गणना कैलकुलेशन नहीं हो सकती है। आगे, समांतर माध्य का मान श्रेणी में दिए हुए मूल्यों में से न होकर कभी उन सबसे अलग अलग भी हो सकते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को समझिए। माध्य विचलन से आप क्या समझते हैं? माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात करने का सूत्र को लिखिए। माध्य विचलन क्या होता है? माध्यिका से माध्य विचलन को ज्ञात करने का सूत्र लिखना है। उत्तर, माध्य विचलन दिए गए श्रेणी के किसी माध्य यानी समांतर माध्य या माध्यिका या बहुलक द्वारा विभिन्न पद मूल्यों के लिए निकाले गए विचलनों का समांतर माध्य को माध्य विचलन कहा जाता है। माध्यिका से माध्य विचलन का फॉर्मूला होता है डेल्टा एम बराबर सिग्मा मॉड डी एम बाई एन, जहाँ डी एम बराबर एक्स माइनस एम होता है। इस फॉर्मूला को याद रख लीजिएगा, ठीक है। माध्यिका से माध्य विचलन का फॉर्मूला होता है डेल्टा एम इक्वल टू सिग्मा मॉड डी एम बाई एन, जहाँ डी एम बराबर एक्स माइनस एम होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, सवाल नंबर 10 को समझिए। धनात्मक एवं ऋणात्मक सहसंबंध को उपयुक्त परिकीर्ण रेखा चित्र से स्पष्ट कीजिए। धनात्मक एवं ऋणात्मक सहसंबंध को रेखा चित्र से समझाना है। पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है समझिए। उत्तर, धनात्मक सहसंबंध यानी पॉजिटिव कोरिलेशन, यदि किसी दो आंकड़ों के श्रेणियों में परिवर्तन एक ही दिशा में होता है, यानी एक श्रेणी में वृद्धि होने से दूसरी श्रेणी में भी वृद्धि होती है या एक में कमी होने से दूसरी में कमी होती है, तो उनके बीच के संबंध को धनात्मक या प्रत्यक्ष या सीधा सहसंबंध कहते हैं, यानी पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। क्या समझ में आया? जब किसी दो आंकड़ों के श्रेणियों में परिवर्तन एक ही डायरेक्शन में होता है, यानी एक x बढ़ने से y भी दूसरा बढ़ता है और एक x घटने से y भी दूसरा घटता है, तो उनके बीच के संबंध को धनात्मक या सीधा या प्रत्यक्ष सहसंबंध कहते हैं। एक बढ़ने से दूसरा बढ़ जाएगा या एक घटने से दूसरा घट जाएगा, तो उनके बीच के रिलेशन को कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। आगे है नेगेटिव कोरिलेशन यानी ऋणात्मक सहसंबंध। ऋणात्मक सहसंबंध
यदि किसी दो आंकड़ों के श्रेणियों में परिवर्तन एक ही दिशा में नहीं होता है, यानी एक श्रेणी में वृद्धि होने से दूसरे श्रेणी में कमी हो जाती है या एक में कमी होने से दूसरे में वृद्धि हो जाती है, तो उनके बीच के संबंध को ऋणात्मक या अप्रत्यक्ष या विपरीत सहसंबंध कहते हैं। क्या समझ में आया? जब किसी दो आंकड़ों के श्रेणियों में परिवर्तन एक ही डायरेक्शन में नहीं होता है, विपरीत रूप से होता है, यानी एक बढ़ने से दूसरा घट जाता है या एक घटने से दूसरा बढ़ जाता है, मतलब x बढ़ा तो y घट गया या x घटा तो y बढ़ गया, तो उनके बीच के रिलेशन को कहेंगे नेगेटिव कोरिलेशन, यानी ऋणात्मक अप्रत्यक्ष विपरीत सहसंबंध कहेंगे। देखिए आगे रेखा चित्र द्वारा स्पष्टीकरण। रेखा चित्र द्वारा स्पष्टीकरण को समझिए। पहले परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, उसके बाद दूसरा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। पूर्णतः धनात्मक सहसंबंध का वैल्यू +1 होता है और पूर्णतः ऋणात्मक सहसंबंध का वैल्यू -1 होता है। धनात्मक सहसंबंध में ग्राफ बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता है और ऋणात्मक सहसंबंध में ग्राफ बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। बढ़िया से देख लीजिए, पॉजिटिव वाला में ऊपर जा रहा है बाएं से दाएं ऊपर और नेगेटिव वाला में नीचे आ रहा है, यानी बाएं से दाएं नीचे। बढ़िया से देखिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, सवाल नंबर 11 को समझिए। आधार अवधि के किन्हीं 3 वांछित गुणों को लिखिए। आधार अवधि यानी आधार वर्ष का कोई 3 गुण को समझाना है, लिखना है। उत्तर, आधार अवधि यानी आधार वर्ष के किन्हीं 3 मुख्य गुण वांछित गुण निम्नलिखित है। पहला ए नंबर, निर्देशन की रचना में आधार वर्ष का चुनाव करना सबसे महत्वपूर्ण है। बी नंबर, घटना के जिस निश्चित वर्ष के स्तर को आधार मान लिया जाता है उसे आधार वर्ष कहते हैं। सी नंबर, आधार वर्ष से जिस वर्ष की तुलना की जाती है वह प्रचलित या चालू वर्ष कहलाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, सवाल नंबर 12 को समझिए। काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। काम के बदले अनाज कार्यक्रम क्या है, समझिए। उत्तर, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, काम के बदले अनाज कार्यक्रम को समझिए। नवंबर 2004 में ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य सरकारों के परामर्श यानी सलाह से योजना आयोग द्वारा देश के चुने हुए 150 से अधिक पिछड़े जिलों में प्रारंभ किया गया था यह योजना। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के सर्वाधिक पिछड़े 150 जिलों में काम के बदले अनाज योजना 1977 के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों के अलावा और अतिरिक्त संसाधन प्रदान करना है, ताकि इन जिलों में आवश्यकता आधारित आर्थिक, सामाजिक और सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण के जरिए पूरक दिहाड़ी रोजगार और खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के काम को और सशक्त यानी और आगे बनाया जा सके, आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, चलिए आगे पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, सवाल नंबर 13 को समझिए। 13 नंबर सवाल, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में कोई 3 अंतर लिखिए। भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में कोई 3 अंतर समझाना है, बताना है। देखिए भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में अंतर। पहला, भौतिक पूंजी का निर्माण एक आर्थिक और तकनीकी प्रक्रिया है। इसके विपरीत मानव पूंजी का गठन एक सामाजिक प्रक्रिया है, लेकिन यह उद्यमी द्वारा इस संबंध में लिए गए सचेत निर्णय का भी परिणाम है। बी नंबर, भौतिक पूंजी को सीधे बाजार में बेचा जा सकता है, जबकि मानव पूंजी को बाजार में नहीं बेच सकते हैं, बल्कि सेवाओं को बेच सकते हैं। सी नंबर, भौतिक पूंजी को उसके मालिक से आसानी से अलग कर सकते हैं, दूसरी ओर मानव पूंजी को उसके मालिक से अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मानव पूंजी मनुष्य से जुड़ा हुआ पूंजी है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सवाल नंबर 14 को समझिए। तनवा, तनवा TANWA, TANWA, तनवा परियोजना क्या है? तनवा परियोजना को समझिए, स्पष्ट कर रहे हैं। उत्तर, तनवा यानी कृषि में तमिलनाडु महिला, तमिलनाडु में कृषि महिला
तमिलनाडु में शुरू की गई एक परियोजना है जहां ग्रामीण महिलाओं को गैर कृषि नौकरियों में रोजगार मिलता है, साथ ही उन्हें नवीनतम कृषि तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाता है, एजुकेशन दिया जाता है। तनवा परियोजना में तमिलनाडु में शुरू की गई एक परियोजना है जहां ग्रामीण महिलाओं को गैर कृषि नौकरियों में रोजगार मिलता है, साथ ही उन्हें नवीनतम कृषि तकनीकों यानी नया कृषि तकनीक तरीका में प्रशिक्षित किया जाता है। नया खेती करने के लिए उसे एजुकेशन दिया जाता है। आगे देखिए सेक्शन सी। सेक्शन सी में 5 अंकीय प्रश्न रहेगा जिसमें आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का जवाब देना है, यानी 5 गुना 3 बराबर 15। देखिए पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 को, क्वेश्चन नंबर 15 को समझिए। x तथा y के बीच सहसंबंध गुणांक को परिकलित कीजिए और उनके संबंध पर टिप्पणी कीजिए। x और y के बीच सहसंबंध गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है, ठीक है, और उनके संबंध पर टिप्पणी करना है कि उसका संबंध कैसा आया और क्या आया। x और y का अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है, देख लीजिए टेबल में x और y का अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है। हम लोग x और y के बीच रिलेशन को निकालेंगे, सहसंबंध गुणांक को परिकलित करेंगे। तो चलिए करते हैं आंसर में। देखिए आंसर में पहला बॉक्स को देखिए, प्रश्न में x दिया हुआ है, हम x को जोड़कर सिग्मा x निकालें, 0 आया। प्रश्न में y दिया हुआ है, y को जोड़कर सिग्मा y निकालें, 28 आया। फिर x का स्क्वायर किए, उसको जोड़े तो सिग्मा x स्क्वायर निकला 28। फिर y का स्क्वायर किए, उसको जोड़ें तो सिग्मा y स्क्वायर निकला 196। फिर x इंटू वाई किए, x इंटू वाई करके निकालें, फिर उसको जोड़ें, सिग्मा एक्स वाई निकला 0। और बाद में इस लंबा फॉर्मूला में पुट कर दिए। r बराबर आपको फॉर्मूला दिख रहा है, ठीक है, r मतलब रिलेशन, x और y के बीच रिलेशन, r बराबर आपको एक लंबा फॉर्मूला दिख रहा है। हमने ऊपर में जितना भी वैल्यू को कैलकुलेट किया, इस वैल्यू को इस फॉर्मूला में पुट करना है, ठीक है। चलिए पुट करेंगे, जितना भी वैल्यू है सब फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, अलग अलग वैल्यू को फॉर्मूला में रख दीजिए। आपका आंसर आ जाएगा 0/42.767 यानी 0 हो जाएगा। ऊपर में 0 आ गया मतलब रिलेशन 0 हो जाएगा। जब रिलेशन 0 हो जाएगा तो इसका मतलब है दोनों मूल्य x तथा y में सहसंबंध की अनुपस्थिति है, यानी x और y के बीच कोई रेखीय सहसंबंध नहीं है। जब r बराबर 0 आ गया तो इसका मीनिंग होता है कि x और y के बीच कोई रिलेशन नहीं है, कोई सहसंबंध नहीं है। क्योंकि r 0 रिलेशन 0 मतलब कोई 0 नहीं है, मतलब कोई सहसंबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित आंकड़ा से माध्यिका की गणना कीजिए। निम्नलिखित टेबल से आपको माध्यिका निकालना है, मीडियन निकालना है, माध्यिका को कैलकुलेट करना है। तो चलिए करते हैं टेबल से। टेबल में क्या दिया है, ऊपर में दिया है वर्ग अंतराल, नीचे दिया है बारंबारता यानी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वर्ग अंतराल और आवृत्ति दिया हुआ है, आपको माध्यिका निकालना है। वर्ग अंतराल में दिया है 0 से 10 में 5 है, 10 से 20 में 6, 20 से 30 में 7 और 30 से 40 में 2, ठीक है। नीचे आवृत्ति यानी बारंबारता दिया है। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। आंसर वर्ग अंतराल को लिख दिए, आवृत्ति को लिख दिए, ठीक है। हम लोग निकालेंगे CF यानी संचयी आवृत्ति। संचयी आवृत्ति जो होता है CF, वह आवृत्ति का जोड़ होता है। आवृत्ति को जोड़िए, आपका संचयी आवृत्ति निकल जाएगा, यानी 5 का 5, 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 2 20, 20 आपका n का मान हो गया। संचयी आवृत्ति यानी CF में जो अंतिम में आएगा उसको n बोलते हैं, ठीक है। f का टोटल जोड़ को n कहते हैं, ठीक है। CF का अंतिम पार्ट को n कहते हैं। तो यहाँ पर n कितना आया 20,
n 20 है तो n/2 कितना होगा, 20/2 यानी 10 होगा। जब n/2 10 आ गया तो माध्य का वर्ग कितना होगा, 10 से 20 होगा, क्योंकि n/2 का मान 10 है, उसी से माध्य का वर्ग निकलता है। तो n/2 10 आया, इसका मीनिंग है ये 10 कहाँ घुसेगा, माध्य का वर्ग 10 से 20 में घुसेगा। ठीक है, यानी माध्य का वर्ग 10 से 20 हो गया। तो L1 लेंगे, L1 पहला वाला सीमा यानी 10, L1 का मान 10 हो गया। I मतलब इंटरवल, वर्ग अंतराल, तो 10 से 20 में 10 का अंतराल है, यानी I का मान 10 हो गया। उसके बाद माध्यिका वर्ग वाला में कितना आवृत्ति है, 6, तो F का मान 6 हो गया। और माध्यिका वर्ग वाला वर्ग अंतराल में CF के ऊपर में कितना है, 5 है। ध्यान रखिएगा, CF क्या होता है, जहां माध्यिका वर्ग मिला उसके सीधा में जो CF होता है उसके ऊपर वाला, ठीक ऊपर वाला CF का वैल्यू होता है। ठीक है, यानी माध्यिका वर्ग हो गया 10 से 20, तो L1 हो गया 10, I हो गया 10, इंटरवल 10 है, गैपिंग 10 का है, और आवृत्ति हो गया यानी F हो गया 6। माध्यिका वर्ग के सीधा में जो F होता है वह F का वैल्यू होता है। ठीक है, F बराबर 6 हो गया। और CF जो होता है माध्यिका वर्ग के सीधा में जो CF है उसके ठीक ऊपर वाला CF का वैल्यू होता है। ठीक है, चलिए आगे क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला में इन सब वैल्यू को रख देंगे। फॉर्मूला क्या है, m बराबर L1 प्लस n/2 माइनस CF/F गुना I। सब वैल्यू को रखिए, आंसर आएगा 18.33, 18.33 आंसर आएगा। देख लीजिए बढ़िया से। ठीक है, 18.33 आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को समझिए। निर्धनता यानी गरीबी के मुख्य कारणों की व्याख्या कीजिए। निर्धनता यानी गरीबी के मुख्य कारणों की व्याख्या कीजिए। उत्तर, भारत में निर्धनता यानी गरीबी के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या किया आएगा, देखिए। 1 नंबर, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। 2 नंबर, सीमित औद्योगिकरण। 3 नंबर, पूंजी निर्माण की नीची दर। 4 नंबर, आधारिक संरचना का अभाव। 5 नंबर, योग्य साहसी का अभाव। 6 नंबर, जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि। 7 नंबर, राष्ट्रीय आय का असमान वितरण। ये सब भारत में निर्धनता यानी गरीबी का आर्थिक कारण हुआ। आगे देखिए सामाजिक कारण, बी नंबर देखिए सामाजिक कारण। पहला, भारत में लोगों की अशिक्षा एवं अज्ञानता। दूसरा, देश में बाल विवाह का अत्यधिक प्रचलन। तीसरा, विभिन्न जगहों पर उद्योगों के विकास में बाधा। चौथा, लोगों द्वारा जातिवाद, धर्मवाद और पुरानी परंपरागत मुद्दों पर लगातार आंदोलन करना। ये सब सामाजिक कारण है गरीबी का। आगे देखिए राजनीतिक कारण, यानी सी नंबर देखिए, राजनीतिक या प्रशासनिक कारण। 1 नंबर, भारत लंबे समय तक विदेशी शासकों के हाथों में रहा है, जिसके कारण भी हमारे देश का आर्थिक विकास नहीं हो सका है। 2 नंबर, भारत से कच्चा माल खरीदना और ब्रिटेन के निर्मित सामान को भारत में बेचना, जिससे भारत में उद्योगों का विकास नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पाया है। आगे देखिए 3 नंबर, आर्थिक विकास में राजनीतिक मुद्दों से लगातार लोगों का शोषण होता है। 4 नंबर, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, घूसखोरों आदि का सरकार बनना। ये सब इंडिया में गरीबी का कारण है। ठीक है, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, बहुत तरह का कारण है। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर सवाल को समझिए। जैविक कृषि क्या है, यह धारणीय विकास को किस प्रकार बढ़ावा देती है। जैविक कृषि किसे कहते हैं, यह धारणीय विकास को, धारा के विकास को किस प्रकार बढ़ावा देती है, किस प्रकार आगे बढ़ाती है। उत्तर, जैविक कृषि एक धारणीय खेती प्रणाली है जिसमें पारिस्थितिक सिद्धांतों का अनुकरण करते हुए भूमि की उपजाऊ शक्ति को दीर्घकाल तक बनाए रखा जाता है। इस खेती का प्रबंधन प्राकृतिक मित्र तकनीकों द्वारा किया जाता है, जिसमें कृत्रिम उर्वरक, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि इसमें जैविक खाद, उर्वरक तथा जैविक कीटनाशकों का प्रयोग होता है। दूसरे शब्दों में, जैविक खेती में फसल चक्र
पशु खाद एवं कूड़ा कचरा खाद, जिसको गांव में सहार कहते हैं, प्राकृतिक कीट नियंत्रण आदि का प्रयोग होता है। यानी जैविक खेती को अपनाई जाने का मुख्य कारण हरित क्रांति के लिए प्रयोग की जाने वाली टेक्नोलॉजी या तकनीकी का पर्यावरण विरोधी होना है। बहुत सारे वैज्ञानिकों या विशेषज्ञों का कहना है कि जिस तरह से हरित क्रांति से खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई है, उसी तरह से खेतों पर बढ़ते रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशक दवाओं आदि के प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति यानी उर्वरक क्षमता का कमी हुआ है, ह्रास हुआ है, जिससे प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न हुआ है। इसलिए जैविक खेती धारणीय विकास के लिए जरूरी है। यानी हम लोगों को जैविक खेती करना चाहिए, अपने घरों के सामने ही खेतों में खाद बनाना चाहिए और हम अपने जनरल तरीके से खेती करेंगे, ताकि मेरा अनाज अच्छा होगा, पौष्टिक होगा और लाभदायक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में लास्ट क्वेश्चन 19 नंबर को देखिए, समझिए। पर्यावरण के कार्यों की व्याख्या कीजिए। पर्यावरण का क्या क्या काम होता है, समझिए। उत्तर, पर्यावरण के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों की पूर्ति करता है, यानी पर्यावरण नवीकरणीय तथा गैर नवीकरणीय दोनों संसाधन की पूर्ति करता है, उपलब्ध कराता है। दूसरा, पर्यावरण जीवन धारा में सहायक है, यानी पर्यावरण के तत्व जैसे वायु, जल, सूर्य, भूमि आदि जीवन यापन के लिए आवश्यक तत्व है। इसकी अनुपस्थिति से जीवन नहीं चल सकता है, जीवन यापन करना संभव नहीं है। आगे देखिए 3 नंबर, पर्यावरण बेकार के अपशिष्टों को मिट्टी में मिलाती है, यानी पर्यावरण को संतुलित रखती है। 3 नंबर, पर्यावरण जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है, यानी पर्यावरण में नदियाँ, समुद्र, पर्वत, रेगिस्तान, पहाड़ आदि शामिल है, जहाँ उसका मानव आनंद उठाता है। 5 नंबर, पर्यावरण पूरे वातावरण को संतुलित रखती है, पर्यावरण से पूरे वातावरण का संतुलन बना रहता है। तो चलिए अभी हम लोग जैक बोर्ड क्लास 11 इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के लिए टर्म 2 एग्जाम 2022 के लिए जारी किया गया मॉडल सेट 1 का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन देखें। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक, दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में मॉडल सेट 2 को लेकर इकोनॉमिक्स में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।